हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रिडल्स। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे आप असेसमेंट कर सकते हो बच्चों का क्लासरूम के अंदर थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन जैसे कि प्ले, ड्रामा और रिडल्स भी इसके अंदर आएगा। तो इन सब का यूज़ करके हम बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं और क्लासरूम को कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इनका यूज़ करते हैं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, क्लासरूम इंटरेक्टिव बनती है। और इसके अंदर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ रिडल्स, टाइप्स ऑफ रिडल्स, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिडल। और कुछ रिडल्स भी आपके सामने आएगी जिनको आपको सोल्व करना होगा इन 10 सेकेंड्स। तो रिडल यानी कि पहेली, और इसको सोल्व करने में बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है और इससे हम क्या क्या एडवांटेज ले सकते हैं रिडल्स के थ्रू वो भी देखेंगे। बच्चों की लर्निंग कैसे अच्छी हो सकती है, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखें व्हाट आर रिडल्स। तो स्टार्ट करते हैं रिडल्स के मीनिंग से ही। तो रिडल एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक क्वेश्चन होता है, एक फ्रेज होता है जिसके डबल या वैलिड मीनिंग होते हैं। जैसे मैं कोई भी रिडल आपको बोलूँगी, लाइक आई एम अ गॉड, अ प्लैनेट एंड आई कैन मेजर हीट, व्हाट एम आई। तो ये इस तरह की पहेली है कि इसके मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं बच्चों के थ्रू। काफ़ी डबल मीनिंग होती है ये हमेशा रिडल इनके बहुत सारे। और ये एक तरीके से एक पजल होती है जिसको कोई बच्चा जल्दी सोल्व कर सकता है, कोई किसी को बहुत टाइम लग सकता है। तो जैसे ये जो रिडल हुई, आई एम गॉड, प्लैनेट, आई कैन मेजर इट, जैसे इसका आंसर हुआ मरकरी। बट बच्चों के थ्रू काफ़ी सारे आंसर्स इसके आएंगे और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। तो रिडल्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एनिग्माज और कोंड्रा। एनिग्माज वो होती है जिनमें हम क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं। दिस प्रॉब्लम जनरली एक्सप्रेसेस मेटाफोरिकल और एलिगोरल लैंग्वेज दैट रिक्वायर इंजेन्यूटी एंड केयरफुल थिंकिंग फॉर देयर सॉल्यूशन। ज़्यादा ही थिंकिंग हमें इसके अंदर करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल ले कि मैं बोलूँ आई हैव अ टेल एंड आई हैव अ हेड बट आई हैव नो बॉडी, आई एम नॉट अ स्नेक, व्हाट एम आई। ये इस तरह की एक एनिग्मा है। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे बोला गया है टेल भी है, हेड भी है, बट बॉडी नहीं है। तो ये काफ़ी इसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी कि बच्चे काफ़ी एकदम क्रिटिकल थिंकिंग अपने यूज़ करेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो जैसे इसका आंसर है कोइन। तो ये इसके अंदर आपने देखा कि किस तरह क्रिएटिविटी यूज़ हुई है। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो कॉन्ड्रा। दीज आर द क्वेश्चन रिलाइंग फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन प्यूनिंग इन आइदर द क्वेश्चन और द आंसर। इसके अंदर बेसिकली वर्ड पजल होती है, ये सीधा वर्ड में होता है और ये फिर भी थोड़ा इजी होती है एनिग्मा से। जैसे आई एम एज स्मॉल एज अ पी बट आई एम एज बिग एज द स्काई एंड आई डोंट बिलोंग टू द पर्सन दैट परचेजेज मी, व्हाट एम आई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अ गिफ्ट। तो ये फिर भी एक तरीके से वर्ड के थ्रू सोल्व हो जाती है, बट एनिग्मास जो होती है उनमें काफ़ी क्रिएटिविटी और काफ़ी थिंकिंग बच्चों को यूज़ करनी पड़ती है। बात करें रिडल्स के इटमोलॉजी की, तो ये मॉडर्न इंग्लिश वर्ड है रिडल और ये इसी वर्ड से निकला है। यानी कि रिडल हमने देखा और फिर इसका ये एक बेसिक वर्ड था रिडल, उसी से हमने इसको ले लिया। हमने कोई अलग इसमें कुछ ऐड नहीं किया, इसको मॉडिफाई नहीं किया। तो ये हमने रिडल के बारे में देखा। आगे बात करें तो हमने टाइप्स देखे, एनिग्मा जिसमें क्रिएटिविटी का यूज़ होता है, कॉन्ड्रम जिसमें वर्ड प्ले का यूज़ होता है। तो ऐसे ही कुछ रिडल्स हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास ये देखिए, ये वाटर है, ये मिल्क है। तो अब आपसे बोला जाए कि इन दोनों को इसी तरह का, जैसे ये बीकर है, इसी में रखना है बट सेपरेटली, और ये मिक्स ना हो। जबकि आपको इस वाटर को इसके अंदर डालना होगा, मिल्क में भी होगा, बट इनको मिक्स नहीं होना है और ये एक ही बीकर के अंदर रहेंगे। तो आप इसको कैसे रख सकते हो? तो इसी तरह यहाँ पे बच्चे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का काफ़ी यूज़ करेंगे वो, और इससे मल्टीपल आंसर्स भी आएंगे और बहुत इंटरेस्ट रहेगा बच्चों का जो भी आप टॉपिक पढ़ाओगे उससे, अगर आप रिडल को रिलेट करोगे। जैसे यहाँ पे अगर मिक्स करना है तो हम ये कर सकते हैं कि पहले हमने वाटर को लिया और इसको फ्रीज़ कर दिया। जब ये आइस बन गया तो इसके ऊपर हमने मिल्क डाल दिया। तो मिल्क डालने से क्या हुआ, वो दोनों जो है वो मिक्स भी नहीं हुए और एक ही बीकर के अंदर आ गए। तो ये इसका आंसर होता है। इससे बच्चों को हम प्रॉपर्टी पढ़ा सकते हैं, कंडेंसेशन, ये चीज़ें बता सकते हैं। आगे देखिए तो इस तरह की भी होती है रिडल्स जिसमें इस तरह बच्चों को इक्वेशंस हम पढ़ा सकते हैं। जैसे 5 + 7 = 2। तो पहले तो उन्हें ये पता हो कि करेक्ट आंसर क्या होगा, कि किस तरह एक इक्वेशन करेक्ट बन सकते हैं। जैसे 5 + 7 = 2, ये इनकरेक्ट इक्वेशन है, बिल्कुल इनकरेक्ट है और इसको हमें करेक्ट करना है। तो एक तो उन्हें पता हो चलेगा कि बहुत सारी इक्वेशन आ सकती है यहाँ पर जिससे =2 आंसर आए। तो और दूसरा वो पूरी थिंकिंग यूज़ करेंगे यहाँ पर कि कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये इजीली आप
ये वाली जो डंडी है इसको आप यहाँ पे रख सकते हो, तो ये 9 हो जाएगा और प्लस का साइन माइनस में चेंज होगा, 9 - 7 = 2। तो इस तरह इक्वेशन भी करेक्ट हो जाएगी, बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और आप इससे टॉपिक भी क्लियरली उन्हें बता सकते हो। तो ये रिजल्ट्स के यही बेनिफिट होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके थ्रू हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर, ये हमने देखा, क्योंकि ये फन वे ऑफ लर्निंग है। कुछ रिडल्स बहुत ज़्यादा फ़नी होती है, उन्हें सोल्व करने में जब उनके अलग अलग आंसर्स आते हैं तो क्लासरूम में एकदम फ़नी इन्वायरमेंट हो जाता है, क्लासरूम के अंदर जॉयफुल इन्वायरमेंट हो जाता है। और ये कंसंट्रेशन को, इंटरप्रिटेशन स्किल्स को भी इंक्रीज़ करती है। बच्चे पूरा फोकस करते हैं जब उनसे कोई रिडल पूछी जाए, और उनके अंदर कंपटीशन रहता है कि कौन पहले आंसर देगा। बच्चों में ये होती है चीज़ें। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि रिडल एक तरह की प्रॉब्लम ही होती है, बच्चे उसको सॉल्व करते हैं अपनी थिंकिंग्स को यूज़ करके। इससे एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बढ़ती है। उन्हें पता होता है कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो, अगर ये आंसर है तो ये क्यों नहीं है, और ये आंसर है तो ये क्यों है। इस तरह वो चीज़ों को एनालिटिकली देखना शुरू कर देते हैं। और टू प्रोमोट ग्रेट बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड भी अच्छा बनता है, क्योंकि जॉयफुल इन्वायरमेंट होता है। एक वो फीलिंग नहीं आती कि टीचर है तो अगर ये कुछ पूछ रहा है तो अगर हमने आंसर ना दिया तो टीचर हमें डांटेगा या वो होगा। तो और टॉपिक भी आप स्टार्ट करोगे तो रिडल्स से करोगे, एक फन वे से करोगे, जॉयफुल लर्निंग वहाँ पे रहेगी। तो एक तरीके से बॉन्ड बनेगा आपका स्टूडेंट्स के साथ। वो काफ़ी एकदम फ्रीडम वाला डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर वहाँ पे रहेगा, और बच्चे रिलेट करेंगे अच्छे से अपने टॉपिक के साथ, और उनमें कोई भी टीचर के रिगार्डिंग कोई डर नहीं रहेगा। और जैसे उन्हें कोई आंसर करना है तो उन्हें ये भी डर नहीं रहेगा कि अगर ये गलत है तो मैं इसे आंसर ना करूं, या मेरा आंसर गलत हो गया, टीचर मुझे कुछ बोलना दे। तो इस तरह का डर उनके अंदर खत्म हो जाएगा। बात करें क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, कुछ हमने पहले डिस्कस किए, कुछ और देखते हैं। तो रिडल्स हमें पता है कि इंप्रूव करती है बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी को, उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है, वो चीज़ों को एनालिटिकली देखना शुरू कर देते हैं। और एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट डेवलप होता है क्लासरूम के अंदर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट होता है बट वो रिडल का तुरंत आंसर कर देता है। ये रिडल्स टाइप की अलग अलग रिडल होती है, ज़रूर नहीं एक ही स्टूडेंट सभी का आंसर कर दे। कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट 3 का आंसर करे, बाकी एवरेज या वीक स्टूडेंट भी इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट है उनका। और ये इवैल्यूएशन प्रोसेस को भी इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना देता है। इट हैज़ देम टू इंडल्ज इन मोर ऑफ रीडिंग एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज देयर वोकेबलरी। तो रीडिंग में भी बच्चे घुस जाते हैं, मतलब उनकी रीडिंग पावर भी बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करते हैं। जितने आप रिडल्स सिखाओगे उसको कंसंट्रेशन के साथ रीड करेंगे, अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, क्योंकि रिडल्स में क्या है, अगर एक वर्ड भी आपने आगे पीछे पढ़ा तो आपका पूरा आंसर चेंज हो सकता है, पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। और दूसरा है वोकेबलरी को इंक्रीज करता है, क्योंकि रिडल्स में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होंगे। जैसे अभी मैं आपको बहुत सारी रिडल्स दिखाऊंगी जिनको आपका 10 सेकेंड्स में सोल्व करना होगा, तो उनके अंदर अलग अलग वर्ड्स आएंगे, कुछ वर्ड्स आप सीखेंगे, कुछ नए वर्ड्स हो सकते हैं। तो इससे वोकेबलरी भी बच्चों की इंक्रीज होगी। और रिडल्स क्या है, हेल्प करते हैं स्टूडेंट को ताकि वे अंडरस्टैंड कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए कॉम्प्रहेंशंस को भी इजीली। कोई बड़ा कॉम्प्रहेंशन है उसको भी वो इजीली समझ सकते हैं। जैसे रिडल आप लॉन्ग रिडल्स बच्चों को दे सकते हो, पूरी एक लंबी रिडल होगी बट आंसर उसका काफ़ी छोटा होगा, तो उसके लिए उन्हें क्या है, पूरी रिडल को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी वो उसका आंसर कर पाएंगे। और इट हैज़ देम टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड मिंगल विद अदर्स, क्योंकि एक दूसरे से भी वो कम्युनिकेट करेंगे इस बीच कि क्या इसका आंसर हो सकता है। जैसे किसी ने आंसर दिया तो दूसरा स्टूडेंट बताएगा कि ये तो नहीं होगा, तो उनका कम्युनिकेशन बढ़ेगा और वो अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। यानी कि जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है क्लासरूम के अंदर बट फिर भी हो सकता है अगर आप रिडल्स का यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट भी क्लासरूम में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दे। बात करें इसके अब एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं हर एक चीज़ के। तो रिडल्स के डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें ये हो सकता है कि कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। तो कभी कभी एक ये होता है रिडल्स हमेशा डबल मीनिंग वाली होती है, तो कभी कभी बच्चों ने आंसर दिया तो वो भी बिल्कुल सही आंसर लगेगा बट आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर कुछ और होगा, तो इससे कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकता है। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते करेक्ट आंसर इसका यही है, और भी आंसर्स आ सकते हैं और वो भी करेक्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे कितना थिंक कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। इफ़ वन चाइल्ड इज शार्प माइंडेड और रेस्पॉन्डिंग टू द गिवन रिडल फ्रीक्वेंटली, अगर कोई बच्चा बहुत शार्प माइंडेड है, वो इजीली रिडल्स को सोल्व कर सकता है, तो वो तुरंत जितनी रिडल्स आती जाएगी सबसे पहले आंसर करता जाएगा। तो बाकी बच्चे में जो थोड़ा नहीं समझ पा रहा है, लेट समझ पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसका लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उसकी थोड़ी सेल्फ स्टीम लो हो सकती है। उसे लगेगा कि मैं तो काफ़ी वीक स्टूडेंट हूँ, ये शार्प माइंडेड है, तुरंत आंसर कर रहा है, मैं आंसर नहीं कर पा रहा, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस गिर सकता है। और ये कुछ टर्म्स को ही कवर करती है।
पूरी आपकी इस जो असेसमेंट अगर आप इससे करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जितना जो इंटेलिजेंस या जो भी आप देखना चाहते हो वो सब इससे मेज़र हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कि कभी जो भी रिडल आप यूज़ करो, क्या पता बच्चे ने वो पहले पढ़ी हो तो वो ईजिली आंसर कर देगा, हो सकता है किसी से उसने सुनी हो वो आंसर कर सकता है। तो इससे हम नहीं बोल सकते कि सारे टर्म को कवर करेगा। और यही है कि हम चाइल्ड के असेसमेंट के इसी रीज़न से हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। बाकी क्लासरूम को अगर इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग बनाना है, किसी नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, वहाँ पे आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बट अगर असेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसका डिसएडवांटेज देखा जा सकता है। और टीचर प्रॉब्लम फेस कर सकता है जो वो नई रिडल्स बनाएगा। जैसे अगर वो गूगल से या कहीं से भी रिडल को उठाएगा तो उससे क्या होगा, वो बच्चे गूगल कर लेंगे या फिर वो कहीं भी देख लेंगे, कोई बुक होगी उससे भी पता चल जाएगा बच्चों को। लेकिन अगर टीचर फिर खुद से बनाएगा रिडल तो उसका काफ़ी टाइम जाएगा और उसमें उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और दिमाग का बहुत यूज़ करना पड़ेगा कि कैसे वो ऐसे रिडल बना सकता है। तो एक रिडल बनाने में उसका काफ़ी टाइम जाएगा, उस पर काफ़ी बर्डन आ जाएगा एक तरीके से। और ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है, क्योंकि एक रिडल अगर बना दी और बच्चों ने आंसर उसका नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उन्हें रिडल समझाना तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से चला जाएगा। एनर्जी ड्रेनिंग भी है और ये कुछ ना कहीं स्ट्रेस भी ऐड करता है, क्योंकि किसी बच्चे ने लगातार आंसर दिए, कुछ बच्चे नहीं दे पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे इतने टाइम में, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी हम नहीं दे सकते एक रिडल पर, तो इससे दूसरे बच्चों में स्ट्रेस आ सकता है। तो ये चीज़ें इससे हो सकती है। तो अभी हम कुछ रिडल्स देखेंगे, कुछ 10 रिडल होगी, उनको आपको 10 सेकेंड्स में सोल्व करना है। तो देखते हैं कि आप कितने रिडल सोल्व कर पाते हो।
Thanks for watching. For more such videos, please do like, share and subscribe the channel.